नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 आधुनिक जापान का मूल आधार इसके पार्ट 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जापान की ज्योग्राफी जो है वो कैसी है। इतना ही नहीं, जापान में टाइम पीरियड किस प्रकार से सेट किया गया है, काल निर्धारण कैसे किया गया है और जापानी इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि क्लासिकल जापान की क्या क्या विशेषताएं थीं। तो देखो, जब हम क्लासिकल जापान की बात करते हैं यानी कि शास्त्रीय जापान की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 794 ईस्वी में, यानी कि सन 794 में यामातो राज्य ने हियान में अपनी राजधानी बनाई और इसी को ही जापान का शास्त्रीय युग के रूप में देखा जाता है। इसी को विद्वानों ने जापान का शास्त्रीय युग करार किया। इस समय की अगर हम जापानी सभ्यता की बात करेंगे तो इस जापानी सभ्यता में चीन का प्रभाव साफ साफ देखा जाता है। जब आप देखोगे ये टाइम पीरियड था, ये 794 सन से लेकर 1185 तक था और इस 400 सालों की जो लंबी अवधि में जापानी इतिहास को अलग अलग टाइप से विभाजन किया गया है। तो जब हम शास्त्रीय जापान की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत भाई कहाँ से होती है? तो जब हम शास्त्रीय जापान की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है सन 794 में और कहाँ तक चलता है ये? 1185 तक। और ये टाइम पीरियड कब शुरू हुआ? ये टाइम पीरियड जब शुरू हुआ जब यामातो राज्य ने हियान को अपनी राजधानी बनाया। इस टाइम पीरियड की अगर आप विशेषताओं का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या होगा। जो चीनी बौद्ध धर्म था वो कोरिया के रास्ते जापान में आया। यही वो समय था जब बौद्ध धर्म के माध्यम से चीनी प्रभाव पूरी तरीके से जापान पर दिखाई दे रहा था और कोरिया पर भी दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, जो जापान के अभिजात्य वर्ग थे, जापान के जो कुलीन वर्ग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो चीनी भाषा को भी क्या कर रहे थे? अपना रहे थे। चीनी फिलॉसफी को भी अपना रहे थे और चीनी जो साहित्य था उसको भी वो अपना रहे थे। इससे पता चलता है कि जापान का जो बौद्धिक जीवन था वो पूरी तरीके से किससे निर्धारित था, किससे प्रभावित था? वो पूरा पूरा चीन के बौद्धिक जीवन से प्रभावित था। हालांकि इस टाइम पे जापान में बहुत सारी महिला लेखिका भी थी जिन्होंने बड़े पैमाने पर साहित्य का उत्पादन किया था। हालांकि ये जो साहित्य था ये जैपनीज साहित्य था जिस पर चीन का कोई प्रभाव नहीं था। यानी कि एक और तो जब हम देखते हैं तो मोस्टली जो कुलीन वर्ग हैं, अभिजात्य वर्ग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, ये चीनी भाषा को अडॉप्ट कर रहे हैं। अभिजात्य वर्ग की जो भाषा है वो चीनी भाषा है। चीन से होता हुआ बौद्ध धर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी समय कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी चीन के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं और जापान के साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें से कुछ महिला लेखिका भी हैं जिन्होंने जापानी भाषा के साहित्य को बढ़ावा दिया और उसमें चीन का नामो निशान भी नहीं रखा गया। लाइक डैट, जैसा कि यहाँ पर नाम लिखा भी है कि जापानी काना में एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुराकामो शिकुबू। माफ़ कीजिएगा, लेखिका है मुराकामी शिकुबू। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है द टेल ऑफ जोजी, जिसमें चीन का कोई भी पात्र नहीं है, चीन का कोई भी कैरेक्टर नहीं है। यानी कि जापानी काना में एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? द टेल ऑफ जेंजी। और इसके लेखिका कौन थी? इसकी लेखिका थी मुराकामी शिकुबू। ठीक है भाई। इसमें इन्होंने हियान कुलीन जीवन की तस्वीर पेश करी है। यानी कि इस नॉवल में उन्होंने हियान जो राजधानी है, हियान जगह का नाम है, और यहाँ का जो कुलीन वर्ग था, उच्च वर्ग जो था, उसकी ज़िंदगी किस टाइप से है यहाँ पर ये जापान की लेखिका प्रस्तुत कर रही है। और ये इतनी बड़ी जापान की लेखिका है मुराकामी शिकुबू। जिस तरीके से भारत में कालिदास का नाम है उसी तरीके से जापान में मुराकामी शिकुबू का नाम है। हियान काल की बात करें तो हियान काल का नाम इसकी राजधानी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि हियान एक जगह का नाम है जो कि उस समय जापान की राजधानी थी। अब देखो, जो हियान को राजधानी बनाया गया है, इस कल्चर को जो अडॉप्ट किया गया है कि राजधानी के नाम से टाइम पीरियड जाना जाएगा। जैसे भारत में आप पढ़ते हो दिल्ली का काल पढ़ते हो, यानी कि इंद्रप्रस्थ से शुरुआत करते हो, उसी प्रकार से जापान में जो ये रखा गया हियान काल का नाम, ये हियान राजधानी के नाम पर रखा गया है। और बिल्कुल ऐसा ही चीन में हुआ था। यानी कि चीन में जिस प्रकार से उसकी राजधानी के हिसाब से टाइम पीरियड सेट किया गया था उसी प्रकार से जापान में भी किया गया। हियान में पहले ना कबीले आधारित समूह रहते थे। कबीले के इन समूह को उजी कहते थे। और आप सभी जानते हो कबीलाई जीवन कैसा होता है। उसमें कुछ आदिवासी होंगे और उनका अपना एक सरदार होगा, तो या फिर कुछ लोग होंगे उनका अपना एक सरदार होगा। तो ये सरदारी जो तंत्र होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? कबीलाई समूह कहते हैं। तो हियान काल में पहले कबीलाई समूह थे जिन्हें उजी कहा जाता था। फिर धीरे धीरे करके इन कबीलाई समूह को एकजुट किया गया और एक शाही राज्य की स्थापना की गई। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे कि चीन में तांग राजवंश ने स्थापित की थी। यानी कि इन्होंने पूरी तरीके से कहाँ से अडॉप्ट किया? चीन में जैसे छागान राजधानी थी वैसे जापान में हियान राजधानी थी। चीन में जिस प्रकार से पहले तांग राजवंश की स्थापना की गई थी उसी प्रकार से जापान में भी कबीलों आधारित समूह को एकजुट करके जापानी वंश की स्थापना की गई थी और इसे जापान के विचारों के हिसाब से ढाला गया था। राजा ही एकमात्र शासक होता था और चीन के विपरीत इसे दिव्य माना जाता था। यानी कि
चीन में राजा को दिव्य शक्ति नहीं माना जाता था, लेकिन जापान में राजा को एक दिव्य शक्ति माना जाता था। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी नौकरशाही जो है, कर को इकट्ठा करने के लिए, काम को विकसित करने के लिए, इतने नहीं रूल और रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए एक बहुत बड़ा नौकरशाही तंत्र भी स्थापित किया गया था। देश की बात की जाए तो देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था इस दौरान, और प्रत्येक का अपना एक राज्यपाल होता था जो राज्यपाल उस पर शासन करता था। तो इतनी बात हम सब कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ लिखेंगे? अगर क्वेश्चन आएगा शास्त्रीय जापान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे शास्त्रीय जापान का टाइम पीरियड 794 से 1185 तक 400 सालों का इतिहास है। और ये जब शुरू होता है जब यामातो राज्य हियान को अपनी राजधानी बनाता है। बौद्ध धर्म का प्रचलन होगा और चीनी इम्पैक्ट साफ साफ यहाँ पर दिखाई देगा। इससे पहले कबीले वाले समूह होंगे यहाँ पर, और ये भी कॉपी कहाँ से की जाएगी? चाइना से, जैसे कि चाइना में तांग राजवंश ने उदय हुआ था। देश कई प्रांतों में था और हर प्रांत का अपना एक राज्यपाल था। अगर हम देखेंगे इस क्षेत्र में आबादी ज़्यादातर कहाँ थी, तो वो क्योटो क्षेत्र में थी और दक्षिण में एक द्वीप था क्यूशू। ठीक है भाई। इसके अलावा भी कुछ जगह थी। जो सम्राट था वो शोमू था। सम्राट शोमू ने उत्तरी क्षेत्र के द्वीप होन्शू में तोहोकू तक अभियान भेजने शुरू कर दिए। यानी कि पहले तो क्योटो और क्यूशू में ही लोग रहते थे, अब जापान के अन्य द्वीपों पर भी सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं और वहाँ पर भी जनसंख्या की बसावट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कुछ फिलॉसफी रही हैं, कुछ थ्योरीज रही हैं, कुछ सिद्धांत रहे हैं, जिन्हें ज़्यादातर लोग स्वीकार नहीं करते कि यहाँ पर एक बार क्या होगा, गृह युद्ध हुआ होगा और जो एमिशी जो संस्कृति के लोग थे इन्हें यहाँ से भगा दिया गया होगा। ये माना जाता है कि योयोई लोगों ने एमिशी लोगों को भगाया होगा। और जो एमिशी लोग थे, पता है कैसे लोग थे? एमिशी लोग वो थे जो भोजन के लिए, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। एमिशी को बाद में ये माना गया ये लोग जापान के मूल निवासी हैं, यही जापान के शुरुआत के निवासी हैं, यही आदिवासी हैं, यही जापान में रहते हुए लोग आए होंगे। और इन आदिवासियों को, इन मूल निवासियों को एनी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना भाई, मूल निवासी वो होते हैं जो उस क्षेत्र के ओरिजिनल निवासी होते हैं, जो लाखों सालों से, हजारों सालों से वहाँ पर रहते हुए आ रहे हों, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर रहती आ रही हो, तो उन लोगों को मूल निवासी कहते हैं। और जब हम जापान के मूल निवासियों की बात करते हैं तो उन्हें एनु के रूप में जाना जाता है। और वैसे ये एमिशी जनजाति थी और ये माना जाता है कि इन एमिशी जनजाति को यहाँ से भगा दिया होगा। हालांकि इस थ्योरी को कोई ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं। एनु जीव जो एनु मूल निवासियों की बात करोगे तो इनकी अपनी अलग भाषा थी, अपनी अलग सांस्कृतिक प्रथाएं थी, जिन्हें उस समय वाजिन के नाम से जाना जाता था। तो ये सब क्लासिकल जापान की विशेषताएं हैं। वास्तव में एक शाही राज्य की जो संरचना है वो धीरे धीरे करके बनती गई और बहुत बड़ी एक नौकरशाही बनती गई। बड़े बड़े जो सैनिकपति थे धीरे धीरे करके उन्हीं के पास पावर आ गई। उसका रीज़न ये था, जब सम्राट मर जाता था या सम्राट जब रिटायर हो जाता था तो उनके जो बच्चे थे वो सारे के सारे क्या थे, नाबालिग थे। और ऐसे में इन बच्चों को तो सिंहासन पर बिठा दिया गया, लेकिन इनकी तरफ से सारे डिसीजन उन्होंने लेने शुरू कर दिए जो यहाँ के बड़े बड़े सेनापति थे। तो ऐसे में धीरे धीरे करके सेनापतियों के पास ना पूरी की पूरी पावर आ जाएगी और राजा सिर्फ ना नाम मात्र का शासक रह जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई नाबालिग राजा बनेगा तो उसकी तरफ से जो शासन का प्रयोग करेगा, जो सारे एक्शन लेगा, धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, पूरे के पूरे सोसाइटी को अपने कंट्रोल में कर लेगा। बिल्कुल जापान में ऐसा ही हुआ। जापान में क्या हुआ, जब सम्राट सेवानिवृत्त हो जाते थे तो उनके बच्चे को सिंहासन में बैठाया जाता था और वो बच्चा बहुत छोटा होता था, तो ऐसे में उसके अभिभावकों द्वारा शासन किया जाता था। ऐसे में जापान में कुछ परिवार बहुत फेमस हो गए थे जहाँ से हमेशा ही बंदा शासक बनता था, जैसे फूजीवारा परिवार। अब आगे देखिए, विद्वानों ने मध्ययुगीन जो टाइम पीरियड है जापान का, उसे कामाकुरा काल का नाम दिया है। यानी कि जापान का जो मिडाइवल हिस्ट्री है, जापान की जो मध्यकालीन हिस्ट्री है, उसे क्या नाम दिया गया है? कामाकुरा काल, क्योंकि इस वंश का, इस समय जो शासन था वो कामाकुरा वंश का था। और हियान जो था वो प्राचीन काल के रूप में देखा गया है। यानी कि जो आप अभी देख रहे थे हियान काल जो था, हियान काल को प्राचीन काल माना जाता है और कामाकुरा काल को मध्यकालीन काल माना जाता है। तो जापान की जो हिस्ट्री डिवाइडेशन है वो किस टाइप से है? प्राचीन काल कौन सा है? हियान काल है। और मध्यकालीन कौन सा है? कामाकुरा काल है। आजकल जैसे सी कैमरोन जैसे जो विद्वान हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं हिस्ट्री के, इन्होंने हियान की काल अवधि को दो भागों में बांटा है। पहला 10वीं शताब्दी तक और फिर उसके बाद उससे आगे का। विद्वानों ने तर्क दिया है कि सम्राट की अगर बात करें और कुलीन वर्ग की बात करें तो ये बाहरी हितों के लिए अपनी शक्ति का आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने अपने शाही न्यायालय की भी स्थापना करी थी। इन्होंने अपने कर्तव्यों के हिसाब से अपने आप को बॉन्डेड किया था। इन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों पर भी ध्यान दिया था। और ये अंदर की जो राजनीति थी जापान की, उसको पूरी तरीके से क्या कर रहे थे? प्रभावित कर रहे थे। कौन? सम्राट और कुलीन वर्ग। उन्होंने शक्ति का आत्मसमर्पण नहीं किया था और ना ही शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए ये बताया था। उदाहरण के लिए विद्वानों ने यह बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति बहुत सावधानी पूर्वक करी गई थी ताकि राज्य की आय में कोई विघ्न ना आए। मैटर यह है कि अगर आप देखेंगे जैपनीज हिस्ट्री को, तो वहाँ पर चाहे सम्राट हो चाहे कुलीन वर्ग हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने अपनी शक्ति का आत्मसमर्पण यूं ही कर दिया हो।
उन्होंने हर एक चीज़ ना बहुत सोची समझे तरीके से करा गया। मतलब हम जब देखते हैं कि जब आगे चलकर अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जापान में किस प्रकार से राजाओं का शासन यूं ही चला गया और नौकरशाहों ने किस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये चीज़ें एकदम से नहीं हुई। हम ऐसे नहीं कह सकते कि राजा ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती थी या अन्य सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी, बहुत सावधानीपूर्वक की जाती थी, क्योंकि हर देश में यही होता है कि ये जो बड़े बड़े सैनिक कमांडर होते हैं, सारी पावर इनके पास जाती है और ये फिर क्या करते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जापान के राजाओं का तख्ता पलट यूं ही हो गया होगा। जापान के राजाओं ने पूरी सावधानी बरती थी, लेकिन फिर भी तख्ता पलट हो ही गया। और फाइनली जो शासन था वो फुजिवारा परिवार के पास आ गया और ये एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया। इसने अपनी शक्ति ऐसे ही नहीं प्राप्त करी। इसके लिए इसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए। जो फुजिवा परिवार था, इसने क्या करा, इसके ये एक पावरफुल नौकरशाह तो था ही था, एक पावरफुल सेनापति था ही था, और इसने ना राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित किए। और इसने ना अपनी पुत्रियों की शादी जापानी सम्राटों से की, ताकि इसका जापानी सम्राटों के साथ संबंध और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। और इस प्रकार से इसकी जो पावर थी वो लीगल हो गई और फुजिवारा परिवार धीरे धीरे करके सबसे शक्तिशाली शासक यहाँ का बन चुका था। हियान काल के कल्चर की अगर आप बात करोगे, ये सब क्लासिकल जापान में किस प्रकार से उसकी हिस्ट्री बांटी जा रही है, उस पर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। अब देखो, हियान काल की संस्कृति की बात करोगे तो हियान काल की संस्कृति एक उच्च संस्कृति थी, एक अभिजात्य वर्ग की संस्कृति थी, जहाँ पर 1000 दरबारियों ने इस संस्कृति का निर्माण किया था। ये माना जाता है 1000 दरबारियों ने समय समय पर पूरे टाइम पीरियड को चलाया है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान इस संस्कृति को और भी ज़्यादा परिष्कृत किया गया है, इसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज मिली है और इसने और भी ज़्यादा सौंदर्य दर्शन का निर्माण किया है। जापान की बात करोगे तो यहाँ का भौतिक जीवन बहुत सरल था। लोग सादगी पसंद करते थे, चावल सब्जी खाते थे, बहुत कम मांस और मछलियाँ खाते थे। चीन से चाय मंगाई जाती थी, वो भी 9वीं शताब्दी में आना इसका शुरू हुआ था। जहाज़ बहुत ही सरल थे। बैलगाड़ी का यूज़ ज़मीनी रास्तों के लिए किया जाता था। ज़्यादातर लोग समुद्री यात्रा करते नहीं थे उस टाइम, लेकिन फिर भी तट तक जाने के लिए छोटे मोटे जहाज़ों का निर्माण किया गया था। हियान काल की धार्मिक विशेषता की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म यहाँ का राज्य धर्म बन गया था और पहले के जो लोकप्रिय धार्मिक व्यवहार थे उसमें शिंतो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख भाग बन गया था। शिंतो का मतलब होता है धार्मिक राह या देवताओं का मार्ग। इसके अलावा शास्त्रीय जापान में जो शिंतो शब्द का उपयोग है वो कभी कभी किया गया है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। इसका शिंतो का मतलब क्या होता है, देवताओं का मार्ग। तो ये बौद्ध धर्म के प्रभाव की वजह से हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी बुद्ध का मार्ग दिखाया गया है। और धीरे धीरे करके जो शिंतो था, ये शिंतो थ्योरी जो थी ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई। जल्दी ही शिंतो देवता या कामी की पहचान बुद्ध से की जाने लगी और शिंतो का जो प्रभाव था वो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ गया। बौद्ध धर्म कोरिया के माध्यम से चीन से जापान में आया था। बौद्ध धर्म ने नए शाही राज्य को धार्मिक नींव प्रदान करी और 740 में जो सम्राट शोमू था, इसने तोड़ाई का निर्माण किया। तोड़ाई जो कि एक बौद्ध मंदिर था, जो अपने समय के सबसे बड़ी लकड़ी की संरचना के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि उस टाइम पर लकड़ी का इसने एक बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर बनवाया, जिसे तोड़ाई के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में राज्य ने कुकाई द्वारा स्थापित तेंदाई और भिक्षुक साइको द्वारा स्थापित शिंगोन जैसे बौद्ध संप्रदायों का निर्माण किया। अब देखो, जो शिंगोन है इसका मतलब है सत्य शब्द। और देखो, जैपनीज नाम तो आपको ये मिलने वाले हैं, यहाँ पर सोनू मोनू नाम तो नहीं मिलेंगे। तो साइको ने अपनी शिक्षाओं को लोटस सूत्र का आधार बनाया और धार्मिक प्रणाली तय करी। इस प्रकार से जापान में बौद्ध धर्म फला फूला। जैसे जैसे बौद्ध धर्म अभिजात वर्ग में फैलता गया, वैसे ही यहाँ पर कुछ और दर्शन भी आए। यानी कि सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं था यहाँ की संस्कृति में, यहाँ पर जैन धर्म भी था, जोड़ो धर्म भी था, नचिरेन जैसी जो नए आंदोलन थे धार्मिक वो भी विकसित हो रहे थे। जैसे भारत में बौद्ध, जैन और अन्य प्रकार के संप्रदाय हो रहे थे, वैसे यहाँ पर भी। चीन के साथ जापानी व्यापार भी होता था। हालांकि ये सब चीज़ें 800 के बाद बंद हो गई और फिर बाद में दोबारा शुरू होंगी। इसके अलावा यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमले भी होते थे, छोटे मोटे जो जनजातीय हमले होते थे वो भी होते थे और इस तरीके से युद्ध वगैरह घटनाएं घटती रहती थी। समुद्री जहाज़ों को लूट भी लिया जाता था। अब आगे चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने ये पढ़ा है कि शास्त्रीय जापान की क्या क्या विशेषताएं थी और हियान काल की संस्कृति में बौद्ध धर्म का कितना बड़ा योगदान था और वहाँ के लोग कितने सिंप्लिसिटी में रहते थे। आगे जो चैप्टर में बताया गया वो ये बताया गया है कि जापान में किस प्रकार से प्रतिस्पर्धी शक्तियों का उदय होगा, किस प्रकार से जापान में एक के बाद एक सरकारें बदलती जाएंगी और इन सरकारों का जो बदलना होगा ये एक बहुत बड़ा तख्तापलट होगा, जिसके लिए कई बार हिंसात्मक गतिविधियां भी होंगी। तो शाही राज्य की सत्ता लंबे समय तक कायम नहीं रही थी।
धीरे धीरे पता है क्यों नहीं रही थी? उसका रीजन एक कारण था। इन्होंने पता है क्या करा? इन्होंने ये करा कि भूमि और राजस्व एकत्रित करने का अधिकार कुलीन परिवारों को दे दिया, बौद्ध मठों के लिए छोड़ दिया। यानी कि टैक्स को कौन इकट्ठा करेगा, भूमि से राजस्व कौन इकट्ठा करेगा, उसकी जो पूरी की पूरी शक्ति थी वो कुलीन परिवारों को दे दी और बौद्ध मठों को दे दी। अब ऐसे में ये कुलीन वर्ग जो थे और ये जो बौद्ध मठ थे ना, इन्होंने धीरे 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 करके ऐसी संपत्ति का निर्माण कर दिया जो टैक्स फ्री थी, और ऐसी संपत्ति को शोयन कहा जाता था। यानी कि ऐसी संपत्ति जो धर्म को दान में दे दी गई हो, जिसका यूज़ कुलीन परिवार कर रहे हों, ऐसी संपत्ति को, ऐसी ज़मीन को शोयन कहेंगे, और ऐसे करके ये टैक्स फ्री होती थी। तो इस प्रकार से ना बौद्ध मठ और जो कुलीन वर्ग थे ये पावरफुल होते गए और शाही शक्ति कमज़ोर होती गई, क्योंकि कोई भी शाही शक्ति ऐसी हो, कोई भी राजवंश ऐसा हो जिसका अपने टैक्स सिस्टम पर कंट्रोल ना हो, तो वो सारी की सारी आमदनी जब उसके पास आएगी नहीं तो जनता के लिए कार्य करेगा कैसे? इसी वजह से ना शाही राज्य की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली कौन बन गए? बौद्ध मठ शक्तिशाली बन गए और साथ ही साथ कुलीन वर्ग शक्तिशाली बन गए। सन 1200 तक आप देखोगे कि आधे से अधिक जो जमीन थी वो शोयन बन गई थी, जो कि निजी भूमियों जो राज्य के नियंत्रण से बाहर थी, उस पर टैक्स नहीं लग सकता था। शाही राज्य ने धीरे धीरे करके अपने सशस्त्र अनुचरों पर का नियंत्रण खो दिया। यानी कि जो इसके छोटे छोटे सैनिक थे उस पर भी कंट्रोल इनका खो गया, और इन सैनिकों को बोलते थे सामुराई। सामुराई योद्धा थे और ये अपने अपने नेताओं के प्रति वफादारी रखते थे। यानी कि जो स्थानीय सरदार थे, स्थानीय कुलीन वर्ग के जो लोग थे, ये इनके प्रति वफादारी रखते थे। ऐसे में शासकों से इनकी वफादारी नहीं थी। इसकी वजह से जो बड़े बड़े जो उच्च परिवार थे ये शक्तिशाली बन गए, और जब ये शक्तिशाली बन गए तो इन्होंने सत्ता के लिए दावेदारी पेश करी, और इस प्रकार से जापान में सत्ता को चुनौती मिली सबसे पहले मिनीमोतो योरुतोमो के द्वारा। तो ये जो मिनीमोतो योरुतोमो था ये ताइरा का एक नेता था और उन सभी बड़े परिवारों में से बड़ा था जो कि सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि कुलीन वर्ग के पास जब ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाएगी, ज़्यादा सैनिक शक्ति आ जाएगी, उसके पास पूरी की पूरी तलवारबाजी वाले जो सामुराई थे वो आ जाएंगे, तो वो अब सोचेंगे कि हम शासन करें। ओसाका की बात कर लो, क्योतो की बात कर लो, ये सब जगह के नाम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले टैक्स आता था, लेकिन ये टैक्स क्या हो गया, धीरे धीरे करके सीमित हो गया, जिसकी वजह से ना जो राज्य के ऊपर जो है आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो शासक सत्ता थी वो धीरे धीरे करके निकलती चली गई, और इसी दौरान जो नई राजधानी बनाई गई वो बनाई गई कामाकुरा, और पहले राजधानी कौन सी थी? हियान। कामाकुरा बाकोकु का मतलब था तंबू सरकार, और युद्ध के मैदानों में सेना के लिए बड़े पैमाने पर यहीं से राजस्व आता था। तो हियान से जब इनको आय मिलनी बंद हो गई तो इन्होंने क्या करा? कामाकुरा को अपनी राजधानी बनाया। जापानी विद्वान एक हैं जिनका नाम है कुरोदो तोशियो। जो ये कुरोदो तोशियो ये यही कह रहे हैं कि राज्य प्राधिकरण की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया, जिनमें से दरबारी थे, योद्धा थे और धार्मिक संस्थाएं थीं। यानी कि जब आप देखोगे जापान में कौन कौन सी 3 शक्तियाँ हैं, तो उनमें से एक दरबारियों की शक्तियाँ थी जिन्हें कुगे कहा जाता था, योद्धाओं की शक्तियों को बुके या सामुराई कहा जाता था, और धार्मिक संस्थाएं जिन्हें जिशा कहा जाता था। इनका जापान पर धीरे धीरे पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। योरितोमो की बात करोगे तो योरितोमो अपने योद्धा सरकार में किसकी स्थापना करेगा? कामामुरा अपनी राजधानी की स्थापना करेगा, और इसके साथ साथ योरितोमो अपनी शक्ति और अधिकार को लगातार बढ़ावा देता जाएगा। उसने सम्राट से कई उपाधियां लेगा वो। इन उपाधियों का मतलब वैसे ये तो नहीं होता कि वो राजा है, लेकिन फिर भी राजा को उसने अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से कर लिया था। अगला जो बंदा आया उसका नाम था आशिकागा, जिसने अपनी नई राजधानी बनाई मुरोमाची। इसने भी क्या करा? राजा की सत्ता को नाम मात्र के लिए स्वीकार करा और पूरी तरीके से अपनी सत्ता को इसने चलाना शुरू कर दिया। आगे चलकर युद्ध होता है और कामाकुरा बाकुकु को पराजित कर दिया जाता है, जिसने अपनी राजधानी बनाई थी, और वहाँ का सम्राट था गोदाइगो। आगे चलकर गोदाइगो यहाँ शासन करता है और फिर आशिकागा योद्धा वर्ग की सरकार बनती है। इस प्रकार से जापान में लगातार जो ये शाही वर्ग उदय होता जा रहा है, कुलीन वर्ग लगातार उदय होता जा रहा है, इनके बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहे हैं और लगातार सत्ता पलटती जा रही है। आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ऐसी और भी माहौल की। तो राजनीति में अस्थिरता हो रही थी और इन अस्थिरता को कंट्रोल करते हैं दाइमो। जब हम दाइमो का इतिहास पढ़ेंगे तो दाइमो भी शुरुआत में कौन थे? बड़े बड़े नौकरशाह थे जो कि राजधानियों को कंट्रोल में करते थे। ऐसे में हर दाइमो ने अपनी भूमि पर अतिक्रमण किया और अपनी शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश करी और अपने सामने वाले सरदार की सत्ता को पलटने की कोशिश करी। ऐसे में राजनीति की अस्थिरता थी, क्योंकि हर एक बंदा सम्राट बनना चाहता था, हर एक बंदा जापान की पूरी पूरी राजनीति को कंट्रोल करना चाहता था। धार्मिक संस्थाओं की बात करोगे तो राजनीति व्यवस्था का एक बहुत अभिन्न हिस्सा थी। धर्म और राजनीति जो है आधुनिक कालों की तरह अलग नहीं थे। जैसे आज हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता में धर्म अलग होता है, राजनीति अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय जो धर्म था वो पूरी तरीके से राजनीति को कंट्रोल कर रहा था। और धर्म आपको पता है यहाँ पर कौन सा था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी एक संप्रदाय था जिसका नाम था शिंगोन संप्रदाय। इसका हेडक्वार्टर माउंट कोया में था।
ठीक है भाई। तो इस प्रकार से वहाँ पे पूरी तरीके से धर्म ने भी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा था। इसी प्रकार से जैन धर्म ने भी बड़े पैमाने पर बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो धर्म का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव था। अब हम बात कर रहे हैं एक दाइमो शासक जिसका नाम है ओडा नोबु